तो जोधपुर सिटी को एक्सप्लोर करने की शुरुआत की हमने मेहरानगढ़ फोर्ट से, जो कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है। ये किला 125 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इस किले के अंदर जो रास्ते हैं वो ऊपर नीचे हैं। इस किले के अंदर एंट्री करते ही आपका स्वागत करते हैं ये म्यूजिशियन। फोर्ट के अंदर हमने एंट्री कर ली है और इस फोर्ट के अंदर जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी, आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मैं पीछे से चढ़कर आ रहा हूँ। तो एकदम खड़ी चढ़ाई जो है इस फोर्ट में आपको करना पड़ती है। आप लिफ्ट का सहारा भी ले सकते हैं अगर आपको ऊपर जाना है तो। इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने रखी थी और इसका निर्माण कार्य महाराज जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। मेहरानगढ़ फोर्ट में जो किले का एक हिस्सा है उसको म्यूज़ियम में बदल दिया गया है और उसके अंदर उस समय जो हथियार होते थे, जो वेशभूषाएं हैं, जो गहने हैं, बर्तन हैं, उन सबको संग्रहित करके रखा गया है। तो सारी डिटेल्स उसके अंदर दी गई हैं, यहाँ तक कि जो करेंसीज होती थी, किस तरह की करेंसी उस वक्त यूज़ हुआ करती थी, कौन से सिक्के चला करते थे, और बहुत सारी चीज़ें संग्रहालय के अंदर डिटेल में समझाई गई हैं। तो इस किले में राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए कमरों की खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। साथ ही आपको पता चलता है राजाओं की लग्जूरियस लाइफस्टाइल के बारे में। ये कमरा उसी का एक प्रतीक है जिसमें गोल्ड की पॉलिश की गई है। और इस फोर्ट में ऊपर पहुंचने पर आपको नजर आती है ये ब्लू सिटी। कुछ लोग तो यहाँ से पाकिस्तान के नजर आने का दावा भी करते हैं। तो मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही घूम रहा हूँ मैं और अब इसके एंड पॉइंट पे आ गया हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर पाया था क्योंकि म्यूजियम है अंदर। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं ये पीछे मंदिर बना हुआ है और एक छोटा सा तालाब है वो सूख चुका है। और उधर पीछे जो है वो चामुंडा माता मंदिर है, तो उस तरफ जो चामुंडा माता मंदिर है वहाँ जा रहे हैं हम। और मेहरानगढ़ फोर्ट जो है उसके पास में जसवंत थाड़ा भी है, अगर आप वहाँ पर भी विजिट करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। महज ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि राजस्थान में जितने भी जो म्यूजियम्स हैं या अपने के नीचे फोर्ट है वो 9 से 5 के टाइम पर ही खुले रहते हैं और 9 से 5 बजे के पहले पहले जो सारे फोर्ट हैं वो बंद हो जाते हैं। इस किले के अंदर चामुंडा माता मंदिर भी है और उसी मंदिर के अंदर मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से वो मंदिर बना हुआ है और एकदम कॉर्नर पर है, जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको ब्लू सिटी भी पूरी तरह से नज़र आती है। और इस किले के अंदर एक छोटा सा मार्केट भी है जहाँ से आप ट्रेडिशनल वेयर भी खरीद सकते हैं। और इस किले में यहाँ पर ये म्यूजिशियन भी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि ये हर तरह के गाने गाने में माहिर है, चाहे फिर वो पंजाबी, गुजराती या फिर मराठी सॉन्ग हो। हर सॉन्ग को ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करते हैं।
और इस किले के अंदर एंट्री और एग्जिट करने के लिए 2 अलग अलग गेट बनाए गए हैं। ये इस किले का मुख्य द्वार है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो मेहरानगढ़ फोर्ट को हमने विज़िट कर लिया है और मैं वहाँ से एग्ज़िट हो चुका हूँ। पीछे आपको गेट जो दिख रहा है वहाँ से एंट्री होती है और ये पूरा जो विशालकाय जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है, जैसे कि सज्जनगढ़ फोर्ट है। आप यहाँ रैपिडो कर आ सकते हैं और फिर वॉक करके भी ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर किसी को ऊपर चढ़ने में परेशानी है तो लिफ्ट की सुविधा भी अंदर है। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं तो आप उस लिफ्ट की सहायता से उन्हें ऊपर ले जा सकते हैं। 50 रुपये का टिकट है और जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसका जो टिकट है वो 200 रुपये का है। तो 200 रुपये का टिकट एंट्री फ़ीस है इसकी। और यहाँ पर आके आप अंदर जो है म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। किले के अंदर बहुत सारे जो व्यू पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, वहाँ जा सकते हैं। मंदिर हैं और भी बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए। तो आपको इस मेहरानगढ़ फोर्ट में अगर आप जोधपुर आते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। और मेहरानगढ़ फोर्ट के पास ही जसवंत थाड़ा जो है वो बना हुआ है। मुझे पता नहीं, शायद वो हो सकता है जो पीछे वाइट बिल्डिंग, जो वाइट महल दिख रहा है, हो सकता है कि वो जसवंत थाड़ा हो। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा है इसी तरह की जो बिल्डिंग है वो हुआ करती थी। तो इस वाइट महल को जसवंत थाड़ा नाम से जाना जाता है, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। इस वक्त हैं हम जसवंत थाड़ा के अंदर। और जसवंत थाड़ा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि मेहरानगढ़ फोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो उधर उस तरफ मेहरानगढ़ फोर्ट, वो स्टेचू अगर आपको दिख रहा हो तो उस स्टेचू के उस तरफ मेहरानगढ़ फोर्ट है। और मेहरानगढ़ फोर्ट से बहुत नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पर बना हुआ है। इसी के साथ में ये झील बनी हुई है और पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस महल को बनाया गया है। तो जसवंत थाड़ा के जो पीछे का हिस्सा है उसमें हम वॉक कर रहे हैं। पीछे के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं पीछे। शाम के समय अगर आप आते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होता है इस प्लेस को विज़िट करने का, क्योंकि यहाँ से जो सनसेट है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो महाराज जसवंत सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें अंदर आपको दिख जाएंगी। बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। पहले इसको सिर्फ एक स्मृति के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ये उस तरह से नहीं देखा जाता है। यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। जितने भी लोग मेहरानगढ़ फोर्ट को विज़िट करते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं और महाराजा जसवंत सिंह और सरदार सिंह से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं इस महल को विज़िट करने के टाइम के बारे में और टिकट के बारे में। देखिए, ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जो है आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। टिकट बहुत नॉर्मल है, 30 रुपीज़ इसका प्राइस है। और जब भी आप मेहरानगढ़ फोर्ट को विज़िट करते हैं तो यहाँ पर आप आएँ। शाम का समय जो है वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे जो है जो सूरज है वो अभी ढलने ही वाला है थोड़ी देर में। पीछे यहाँ पर एक तालाब भी बनाया गया है। ये एक छोटा सा तालाब है लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है शाम के समय। तो सनसेट के टाइम पर आ सकते हैं। जब भी आप मेहरानगढ़ फोर्ट को अगर विज़िट कर रहे हैं तो ये इस जगह को ना छोड़ें, क्योंकि ये भी एक अपने आप में ही बहुत मेमोरेबल चीज़ है। यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और इस प्लेस को विज़िट करें। मेहरानगढ़ से महज 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर ही ये
तो जसवंत थाड़ा को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस लौटकर आ गए मेहरानगढ़ फोर्ट, क्योंकि हमें जाना था घंटाघर। तो मेहरानगढ़ फोर्ट के पास में ही घंटाघर और गुलाब सागर है। ये मेहरानगढ़ फोर्ट का ही एरिया है और यहाँ से जो गेट है, जो चेक पॉइंट है, वहाँ से आप अगर यू टर्न लेके इस तरह से आगे बढ़ेंगे, पास से ही जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो दिया गया है कि घंटाघर और गुलाब सागर के लिए आप इस तरफ जा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं घंटाघर, जो कि सेंट्रल पॉइंट है इस सिटी का, वहाँ चलते हैं। वहाँ पर शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स भी हैं। टी टाइम भी हो चुका है क्योंकि मैं 2 बजे मैंने यहाँ पर एंट्री की थी और एंट्री मुझे गलत जगह से दे दी गई क्योंकि रैपिडो वाले ने मुझे एग्ज़िट गेट के ऊपर छोड़ दिया था। अब यही होता है जब आप किसी नई सिटी में विज़िट करते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता है कि किधर एंट्री है किधर एग्ज़िट है, लेकिन शायद वो गेट पास में था, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मुझे एग्ज़िट गेट से एंट्री गेट की तरफ जाना पड़ा। फिर वहाँ पर मुझे अपना ये ट्राइपॉड भी जमा करना पड़ा क्योंकि ट्राइपॉड अलाउ नहीं किया गया था। तो जो सिटी का व्यू है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीछे जो सिटी है वो नज़र आती है और ये मेहरानगढ़ फोर्ट का ही जो एरिया है वो है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट के एरिया में ही घूम रहे हैं हम और किले के साइड से जो रास्ता गया हुआ है ये नीचे सिटी की तरफ जाता है और शायद यही रास्ता हमको घंटाघर लेकर जाएगा भी। तो घंटाघर में चलते हैं, वहाँ पर थोड़ी चाय भी पीना है और मेरी क्लास भी शुरू होने वाली है क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ। तो कैसे मैनेज करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इस तरह से ट्रैवल करना और फिर इतनी सारी क्लासेस को मैनेज करना। तो अभी थोड़ी देर बाद मेरी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी 6 बजे के करीब। फ़िलहाल मैंने ज़ूम में जो मीटिंग है उससे तो ऑन कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम है अभी। तो जब तक थोड़ा सा टाइम निकलता है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और रास्ता काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है, यानी कि जो फर्श है वो ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ा बोल सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर यहाँ पर चलना है आपको। और कोई भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ क्योंकि आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं है। आप देख लो, इधर भी और इधर भी सिर्फ मैं अकेले ही जा रहा हूँ इधर इस रास्ते के ऊपर। और पता नहीं यहाँ से कितनी दूर है। कुछ लोगों ने बोला कि 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो मेरे हिसाब से ये जो रास्ता है वो सिटी तक छोड़ देगा, फिर सिटी के अंदर से होते हुए हम घंटाघर या क्लॉक टावर की तरफ जाएंगे। तो क्लॉक टावर पर कितनी देर में पहुँचेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो मेरी क्लास शुरू करने का टाइम है। तो यहाँ पर मैं कहीं मैनेज करूँगा कि किस तरह से मैं क्लास ले पाता हूँ। अभी जो है वो मुंह से बोलकर ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इतने ट्रेन हो चुके हैं कि अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि आप ये वाला पोज़ कीजिए या आप ये आसन करिए तो वो कर लेते हैं। लेकिन मेरा वहाँ पर रहना क्लास को डिसिप्लिन रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस मैं पोस्चर्स के नाम बोलता हूँ और वो करते जाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अगर आप स्टूडेंट को इस तरह से ट्रेन कर दे कि वो बस आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़े क्लास के लिए, आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए और वो सारे जो पोस्चर्स हैं पूरी तरह से वो कर पाएँ। क्योंकि एक टीचर का क्लास में होना ही ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग योगा सीख जाते हैं लेकिन उसके बाद भी जो रेगुलर है योगा नहीं करते हैं। तो एक टीचर जो है वो आपको डिसिप्लिन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको एक ये चीज़ पता है कि आप कोई योगा टीचर जो हैं आपके वो देख रहे हैं और आप उनके सामने जो पोस्चर्स हैं वो कर रहे हैं और जैसा वो बोलते जा रहे हैं वैसा आपको करते जाना है। तो वाकई में बहुत नीचे ढलान पर ये रास्ते हैं। इधर मुझे लगता है कि ये जो रास्ता है वो किले का वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर इस पॉइंट पर। और यहाँ से जो है सिटी के अंदर से हम कहीं निकल कर जाएंगे और फिर घंटाघर पहुँच जाएंगे। तो क्लास ख़त्म करने के बाद मैं क्लॉक टावर यानी कि घंटाघर आ गया था और घंटाघर जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। उस जगह पर आपको जो घंटाघर है वो दिखाई दे रहा होगा। तो घंटाघर आ चुका हूँ मैं और ये जो पीछे जो गेट है वो सरदार मार्केट का जो मेन गेट है वो है। तो ये जो एरिया है इसकी अपनी विशेषता है, हिस्ट्री है। ये पुराने समय से ही मार्केट के रूप में इस एरिया को इस्तेमाल किया जाता था और आज भी यहाँ पर
जो मार्केट है वो लगता है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये जो एरिया है असल में जो जोधपुर का जो सेंटर पॉइंट है वो कह सकते हैं, और जहाँ पर जो मार्केट है वो लगता है। और इसके जस्ट पास में जो है वो जो घंटा घर है वो है पीछे। आप देख सकते हैं जो घंटा घर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ऊपर भी जाना चाहे तो यहाँ पर जा सकते हैं। और ऊपर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और वहाँ से अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो ऊपर जाकर सेल्फी भी ले सकते हैं। चलिए सेल्फी पॉइंट को भी विज़िट कर ही लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इस क्लॉक टावर में एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये अलग से टिकट लेना पड़ता है। मात्र 25 रुपये का टिकट है और आप ऊपर जा सकते हैं अगर सेल्फी लेना चाहें तो मैं देखता हूँ ऊपर से कैसे जो नज़ारे हैं वो दिखते हैं, क्योंकि अभी कुछ काम भी नहीं है ज़्यादा करने को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर चला जाए। तो ऊपर चढ़ रहे हैं हम और काफ़ी ऊपर है। तो ये देखिए ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर हर जगह लाइटिंग की गई है ताकि ऊपर इस बिल्डिंग को रोशनी से पूरी तरह से कवर किया जा सके। इसका एक राउंड लेते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। तो सेल्फी पॉइंट बना है, टिकट लीजिए, ऊपर आइए, फ़ोटो खिंचाइए। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ आएँगे तो आपको एक मार्केट का और व्यू मिल जाता है। यहाँ से पूरा जो मार्केट है वो नज़र आता है। इसका एक राउंड लगा रहा हूँ मैं। और पीछे देखिए जो मैं वहाँ से नहीं दिखा पा रहा था वो यहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा ये जो मार्केट है पीछे पूरा ये जो मार्केट है वो लगा हुआ है। सारी चीज़ें, बर्तन, कपड़े और जो भी हाउस होल्ड का जितना भी सामान है वो सब यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। और इधर भी कुछ है, जाकर देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पर जो बीच में घंटाघर के बीच में एक रूम है और इस रूम के बीच में इस तरह से जो आप ये कह सकते हैं कि लालटेन वगैरह लगाए गए हैं डिज़ाइन करने के लिए। और इससे भी ऊपर जा सकते हैं शायद। यहाँ से एक रास्ता और गया हुआ है तो और ऊपर चलते हैं, शायद इससे और ऊपर भी बना हुआ है। तो कितनी ऊपर तक ये जो रास्ता है वो जाएगा पता नहीं, पर चलते हैं और देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। दादा कितनी ऊपर तक जा सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे क्लॉक बनी हुई है। तो देखिए ये क्लॉक बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ से जो क्लॉक है वो चलती है। तो घंटा घर के सबसे ऊपर पे यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट है वो नीचे, और इससे ऊपर भी जो क्लॉक है वो बनी हुई है। वो कैसे चल रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत जिज्ञासा के साथ में ऊपर आ गया था क्योंकि सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। और ऊपर मुझे ये जनाब मिले, इनका नाम है मोहम्मद इकबाल, और ये सेकंड जनरेशन से इस ब्लॉग को मैनेज कर रहे हैं। इसको किस तरह से रन किया जाता है, इनके पास और इनकी फैमिली के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साल 1968 से ये इनकी जो फैमिली है वो इस क्लॉक को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं इस घंटाघर को। और अगर आप इनको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो गूगल पे भी मिल जाते हैं ये। तो इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर मैं ऊपर नहीं आता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। ये जो घड़ी है ये स्पेशल लंदन से मंगाई गई है, और सारा जो देख रेख है वो यही करते हैं। इनको अच्छे से पता है कि इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। साथ ही इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो एक चाबी है, वो ये चाबी जो आपको दिख रही होगी, ये चाबी जो है जब ये एक बार भर देते हैं तो 7 दिन तक ये जो घड़ी है वो चलती है ना। 7 दिन तक ये लगातार चलती रहती है। अच्छा, एक बार चाबी दे चलेगा 7 दिन।
अच्छा घड़ी है ना सम विज्ञान का, यहाँ का नहीं है। अच्छा, कहाँ का है? लंदन का। नीचे देखना पूरा हिस्ट्री में निकाल। वो भी जानता ना, हिंदू को नहीं जानता। हाँ जानता हूँ वो भी जानता है। हाँ। ये चाबी। अच्छा ये चाबी एक बार भर दो तो सात हाँ, दिन। नीचे लगा साउंड ये जो ऊपर वो जो दादाजी थे जो चला रहे थे इस घड़ी को, उनसे जब मिला तो उन्होंने बताया कि इस घड़ी को जो यहाँ के राजा थे, जो महाराजा सरदार सिंह, उन्होंने ही लंदन से इस घड़ी को मंगवाया था और घड़ी को यहाँ पर इंस्टॉल किया था, लगवाया था। और बीच में एक बार ये जो घड़ी है वो ख़राब हो गई थी, तो वो किसी से भी ठीक नहीं हुई थी। तो इनके पापा ही थे वो व्यक्ति जिन्होंने उस घड़ी को ठीक किया था, और वही और उनकी ही फैमिली के जो लोग हैं वो इस घड़ी की जो देख रेख है वो कर रहे हैं। इस घड़ी को कैसे चलाना है इनको बड़ी अच्छी तरह से आता है। तो फ़िलहाल मैं ये गुलाब सागर नाम का एक तालाब आप कह सकते हैं, उसके आसपास घूम रहा हूँ। और जो घंटा घर है वहाँ से ये महज 300 से 500 मीटर की दूरी पर है। तो ये भी एक हिस्टोरिकल पॉइंट है इस जगह का, इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो गुलाब सागर जो है ये एक तालाब है, आप पीछे देख सकते हैं। उतने अच्छे से मेंटेन तो नहीं किया गया है, रात के समय में शायद कम लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन जो तालाब है अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और शायद ये बहुत ज़्यादा गहरा भी होगा। यहाँ पर जो दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची बनाई गई हैं, शायद इसीलिए कि जो सेफ्टी का जो पर्पस है उसको ध्यान में रखा गया है। अब मैं आ गया हूँ तूर जी का झालरा, जिसको स्टेप हिल नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं रात के समय जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह से होता है, बहुत ज़्यादा गहरा है ये नीचे। और पुराने समय में यहाँ पर जो एक फेस्टिवल है गणगौर का, वो बहुत ज़्यादा फेमस होता था। और यहाँ पर बताया जाता है कि सभी लोग जो हैं वो उस बावली का जो इस्तेमाल है वो पानी पीने के लिए भी करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य होगा वो यही होगा कि वाटर को रिज़र्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में जो पानी की परेशानी है वो हमेशा बनी रहती थी। तो इसको बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य होगा कि एक ऐसी बावली बनाई जाए जिसके अंदर जो है जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो सके और वो लंबे समय तक लोगों की काम आ सके। तो दिन भर घूमने के बाद अब मुझे लगी थी जोरों की भूख, और इसलिए मैं आ गया जोधपुर के फेमस भवानी दाल बाटी सेंटर पर। तो जोधपुर आए और आपने अगर दाल बाटी नहीं खाई तो फिर आपकी जोधपुर की जो ट्रिप है वो थोड़ी सी अधूरी रहती है। और दाल बाटी खाने के लिए स्पेशल में जोधपुर के फेमस भवानी दाल बाटी सेंटर जो है यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो इनका जो दाल बाटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे चैनल्स में मैंने इन्हें देखा है। तो जो भवानी दाल बाटी सेंटर है जोधपुर का सबसे फेमस ये रेस्टोरेंट है जो दाल बाटी को सर्व करता है और काफ़ी लंबे समय से जो है दाल बाटी खिला रहे हैं। तो दाल बाटी चूरमा बहुत रिजनेबल प्राइस में ये खिलाते हैं, मात्र 70 रुपये प्राइस है इसका। और अगर आपको चूरमा खाना है जो कि मीठा होता है उसका 40 रुपये प्राइस अलग से लेते हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं इनका दाल बाटी चूरमा। तो भवानी दाल बाटी सेंटर पर हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी प्लेट जो है वो लगी है। ये जो है वो एक चूरमा है जो पहले से ये बना हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप फ्रेश ही बनवाएं, क्योंकि ये पहले से बना कर रखते हैं। मुझे पता नहीं था, थोड़ा सा ये इसको आप गर्म खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो भवानी दाल बाटी सेंटर पर हमारी जो प्लेट है वो लग चुकी है और आप देख सकते हो ये चूरमा है। पहले उन्होंने मुझे बाटी दी थी, तब बोला मैश कर दीजिए, तो उन्होंने मिक्सर में से अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। और यहाँ पर चटनी की है, तो आप अपने हिसाब से खा सकते हैं जैसे भी आप खाना चाहें। सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सर्व की गई है। तो ये है वो हॉस्टल जहाँ पर मैंने कल गुजारी अपनी रात। और इसी हॉस्टल के रूफ टॉप से मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी ऑनलाइन योगा क्लास।
तो दोस्तों ये मेरे हॉस्टल का रूफ टॉप है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो अपनी योगा क्लास है उसको ख़त्म किया है। और जो हॉस्टल है ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है या फिर ख़राब है, ठीक है। नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है, वेंटिलेशन के लिए भी जगह कम है जिस रूम में मैं ठहरा हूँ। बाकी जो रूफ टॉप है वो ठीक ठाक है, यहाँ पर आके आप आराम से बैठ सकते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं शाम के समय, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो इतनी जल्दी कोई उठता नहीं है। लेकिन जब नाश्ते का टाइम होता है 9 या 10 के बीच में, तो यहाँ पर जो हॉस्टल में जो लोग रुके हुए हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो सारे लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। नए लोग आपको दिखते हैं और जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता चलता है कि बहुत सारे ट्रैवलर ऐसे हैं जो 6-6 महीने से, साल भर से घर नहीं गए हैं, लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स भी मुझे कुछ हॉस्टल्स में दिखे। जब मैं लास्ट टाइम एक हॉस्टल में रुका था वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ फॉरेनर्स थे जो बाहर से इंडिया को ट्रैवल करने के लिए आए हैं। वो 6 महीने से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमको भी ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए और हम भी इसी यात्रा के ऊपर निकल गए हैं। तो बस एक हॉस्टल का टूर देना था मुझे, आपको बताना था कि ये कैसा है हॉस्टल जोधपुर में। हाँ, जिस हॉस्टल में मैं उदयपुर में रुका हुआ था वो हॉस्टल इससे बहुत अच्छा था। और थोड़ा रूफ टॉप पे स्पेस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अंदर जो रूम्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, वो बहुत अच्छी थी। तो क्लास ख़त्म करने के बाद अब समय था नाश्ता करने का और जोधपुर शहर घूमने का। तो ये है सूर्या नमकीन, जहाँ पर मिलती है जोधपुर की सबसे फेमस प्याज की कचौरी। जोधपुर आए और आपने अगर प्याज की कचौरी नहीं खाई तो आपकी जो जोधपुर की ट्रिप है वो शायद अधूरी रह जाएगी। और यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि जो सूर्या नमकीन है उनकी जो प्याज की कचौरी और जो मिर्ची वड़ा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं यहाँ पर सूर्या नमकीन पर इस वक्त आया हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये प्याज की कचौरी है और ये मिर्ची वड़ा है। तो इसको टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा रहा इसका टेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को खाने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो गया। ये जो प्याज की कचौरी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी और इस प्याज की कचौरी के अंदर प्याज की स्टफिंग है, ये बहुत ज़्यादा हेवी है ये भी। और जो मिर्ची वड़ा है यहाँ का वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके अंदर जो है आलू की स्टफिंग की गई है, साथ ही इसके अंदर एक लंबी सी मिर्च भी है। तो जहाँ पर भी आप मिर्ची वड़ा खाते हैं वहाँ पर जो मिर्च का स्वाद है वो अलग होता है, वहाँ पर जो मिर्ची वड़ा का स्वाद है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर आपको आलू का स्वाद भी थोड़ा थोड़ा जो है वो आएगा। जैसे आपने आलू बड़ा खाया होगा, थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो है वो स्वाद इसके अंदर आता है। साथ में एक मिर्च भी है, थोड़ा सा तीखा ज़रूर है ये। और ये जो कचौरी है ये मैं अभी ही ख़त्म कर पाया हूँ, तो थोड़ा सा तीखा ये भी है। तो ये जो प्लेट है इसके साइज़ के बराबर ये जो कचौरी थी प्याज की वो है। साथ ही इनको खाने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की जो चटनी है वो अलग से नहीं दी जाती है, आपको इनको ऐसे ही खाना पड़ता है। तो अगर आपको चटनी पसंद है तो आप एक्स्ट्रा कहीं से भी अरेंज करके खा सकते हैं, या केचप सॉस वगैरह जो भी आप लगाना चाहें इसके साथ लगा कर खा सकते हैं। वैसे ये ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है। तो आज हमारा दूसरा दिन है जोधपुर में और उम्मेद भवन पैलेस जो है उसको हम विज़िट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इधर जो ट्रैवलर खड़ी हुई दिख रही है इसके जस्ट पीछे जो वो गेट दिखाई दे रहा है वहीं से जो है एंट्री होती है। 10 बजे जो है इसकी एंट्री शुरू हो जाती है। 10 से लेके 4:30 बजे तक या 5 बजे तक जो है एंट्री यहाँ पर चालू रहती है। तो चारों तरफ से ये भवन बना हुआ है मोटी मोटी दीवारों से, लेकिन इसी भवन के बीच में एक बड़ा सा स्पेस है जहाँ पर आपको मिलते हैं ये बड़े बड़े गलियारे। और इसी भवन के अंदर नज़र आता है आपको एक म्यूज़ियम। यह महल भारत में बने सबसे अत्याधुनिक महलों में से एक है।
इसीलिए इस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई वस्तुएं आपको बिल्कुल भी पुरानी नज़र नहीं आती है। और इस भवन में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स भी की गई हैं। ये इस भवन का एक मुख्य कमरा है जहां पर मेहमानों का स्वागत किया जाता था। इस कमरे की विशेषता ये है कि इस कमरे की दीवारों पर भगवान राम और भगवान कृष्ण सहित कई सारे देवी देवताओं की पेंटिंग्स की गई है। लेकिन इन पेंटिंग्स को यूरोपियन पेंटर्स ने पेंट किया है, इसीलिए इन पेंटिंग्स में आपको यूरोपियन पेंटिंग्स की एक झलक देखने को मिलती है। और इस म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद इस भवन से बाहर निकलकर आप इस गैलरी में बहुत अच्छी तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं। मेरे पीछे आप उम्मेद भवन पैलेस को देख सकते हैं और इस भवन को महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। इस भवन को साल 1929 से 1944 के बीच में बनवाया गया था और उस समय इस भवन को बनाने में जो लागत आई थी वो महज 1 करोड़ रुपए के समथिंग आई थी। तो 1 करोड़ 9 लाख रुपए के समथिंग ये भवन जब है बनकर तैयार हो गया था। और इस भवन के एक हिस्से में म्यूज़ियम है जो कि बहुत छोटा सा म्यूज़ियम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है उसको घूमने में, महज आधा घंटे में आप उस म्यूज़ियम को विज़िट कर लेंगे। उसके बाद जो उस तरफ वाला हिस्सा है उसको शायद होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, शायद ताज ग्रुप ने इसको ले लिया है और यहाँ पर जो है होटल बना दी गई है। तो म्यूज़ियम जो है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंदर बहुत सारी चीज़ें जो उस समय इस्तेमाल की जाती थी राजाओं के द्वारा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। और इसी के पास में जो विंटेज कार म्यूज़ियम है, इसी फोर्ट के अंदर एक गैलरी में विंटेज कार म्यूज़ियम जो है वो बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, सारी गाड़ियाँ जो राजा के द्वारा यूज़ की गई थी वो सभी हैं और बहुत पुरानी ये कारें हैं। तो इस महल को पूरा घूम लेने के बाद अब वक्त है यहाँ से चलने का। और उम्मेद भवन को एक्सप्लोर कर लेने के बाद हम अब आ गए हैं मंडोर गार्डन, जो कि जोधपुर की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। तो जोधपुर के मंडोर गार्डन में हमने एंट्री कर ली है। पीछे जो देख रहे हैं आप वो एंट्री गेट है और ये जो ट्रेन है ये आपको पूरे गार्डन का एक टूर लगाती है। तो अगर आप अच्छे से इस गार्डन को विज़िट करना चाहते हैं तो पैदल ही घूमिए, लगभग 1 घंटा लग जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये गार्डन। और सिर्फ 10 रुपये का टिकट है इस गार्डन में एंट्री करने का। लेकिन ये जो गार्डन है ना, ये थोड़ा जो मेन सिटी जो जोधपुर है उससे दूर है। लगभग जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ये 8 से 9 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप देखें तो सेंटर पॉइंट से लगभग ये 8 से 10 किलोमीटर दूर है ये। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको एक तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो पब्लिक बस है वो भी छोड़ सकती है, ऑटो वगैरह भी अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, किस जगह पर हैं, वहाँ से वो सारी चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं। मैं यहाँ पर रैपिडो से आया हूँ, तो रैपिडो जो है मुझे बहुत अच्छा एक साधन लगा इस जगह पर। राजस्थान में हर जगह पर मैं आसानी से, उदयपुर में भी जो रैपिडो है वो आसानी से अवेलेबल हो गई। तो ये जो गार्डन है इसकी भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है इस जोधपुर का। अगर आप आते हैं तो इसको विज़िट करिएगा और नज़ारे बहुत अच्छे मिलते हैं। पीछे वो ट्रेन जिसमें आप 10 रुपये का टिकट लेके विज़िट कर सकते हैं वो आ रही है और जो ट्रेन है वो इस रास्ते से निकलकर अब आगे जाएगी। और इस गार्डन के अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। और यहाँ पर इन पेंटिंग्स के द्वारा बहुत सारी कहानियों को समझाने की कोशिश की गई है।
काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कोई मैप नहीं है मेरे पास। बाहर भी ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया और क्योंकि जल्दबाजी में था तो वहाँ पर भी एक रास्ता गया हुआ है और एक रास्ता मेरे पीछे जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था अभी कि किस तरफ जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही होगा रास्ता और यहाँ से घूमकर उस रास्ते से शायद एग्ज़िट करना होगा। तो चलते हैं, चल रहे हैं आगे। और टेम्परेचर आज थोड़ा सा लो है क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया। उदयपुर और जोधपुर में जो ठंड पड़ती है वो रात में अचानक से जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, लेकिन आज ठीक है टेम्परेचर, मतलब ठंड जो है वो अच्छी लग रही है। लेकिन अभी जब 1-2 दिन पहले मैं जब यहाँ पर था तो धूप इतनी ज़्यादा होती थी तो गर्मी लगने लगती थी इस जैकेट में। लेकिन अभी जो टेम्परेचर है वो ठीक है, अब गर्मी भी नहीं लग रही है। और कल मैं जब उदयपुर में भी था, जब वहाँ घूम रहा था तो वहाँ पर भी मुझे दिन के टाइम में बहुत गर्मी लगती थी और रात में अचानक से ठंड बढ़ जाती थी। तो आज ऐसा नहीं है, आज ठंड भी अच्छी है और अच्छा लग रहा है घूमने के लिए। उधर वो जो है देखिए मंदिर भी बने हुए हैं। गार्डन के अंदर ही चल रहे हैं और पीछे आप देख लो कि ये जो शायद से मंदिर है उसका जो बैक साइड है वो है। और अब हम इसके मंदिर के अंदर चलेंगे तभी जाके हमें पता चलेगा कि जो मंदिर है वो किस देवी देवता का है। यहाँ पर जो इस मंडोर गार्डन की हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा पुरानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कई सारे जो राजा थे उनके कार्यकाल में के समय ये जो गार्डन है वो मौजूद रहा है। गार्डन के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी विशालकाय जो छतरियां हैं वो नज़र में आएंगी। आप देख सकते हैं कि जो छतरियां हैं वो बनी हुई है। और मंडोर गार्डन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। कुछ लोगों की माने तो इसका जो इतिहास है वो इस तरह से भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो है रावण की शादी हुई थी। हालांकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये वाकई में अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और समय समय पर यहाँ पे जितने भी राजा आए उन्होंने अपने हिसाब से इस पार्क को डेवलप किया है। तो जब भी राजा आए, जितने भी राजा आते गए, उन्होंने अपने हिसाब से इस पार्क के अंदर सारी चीज़ों को डेवलप किया। जैसे कि कुछ राजा हैं उन्होंने यहाँ पर इस तरह की जो छतरियाँ हैं वो बनवाई। और इसके बाद जो जितने भी शासक यहाँ पर आए उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस गार्डन को डेवलप किया। तो वाकई में ये गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपको यहाँ पर पैदल अगर आप घूमेंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। उधर पीछे कहीं लिखा हुआ था कि मंडोर का किला, तो पहले जो है मंडोर का किला यहीं हुआ करता था। और मंडोर जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक नगरी माना जाता था। मंडोर को उस समय में जो मारवाड़ है उसकी राजधानी माना जाता था। मेरे पीछे आप उस बड़ी सी ऊंची दीवार को देख सकते हैं, शायद वही किला हो। और इधर भी ये जो रास्ता है ये गया हुआ है इस तरफ से, तो शायद ये रास्ता ऊपर जाता हो और यही जो रास्ता है वो किले की तरफ जाता हो। तो इस मंडोर के किले के अंदर ही चल रहे हैं और काफ़ी पुरानी डिज़ाइनिंग है। मतलब आप 500-600 साल पुराना किला देखेंगे तो वो एक अलग ही डिज़ाइन है, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा पुराना जो किला है। आप पीछे देखिए, वो जो दीवारें हैं वो असल में शायद रूम होंगे पहले, मुझे ऐसा लगता है वो टूट गए हैं। और इधर ये जो ऊपर जो झंडा देख रहे हैं आप, यहाँ चामुंडा माता मंदिर है। तो अभी भी है यहाँ पर, लोग अभी भी दर्शन करने के लिए आते हैं। और मेहरानगढ़ फोर्ट जब मैं गया था तो वहाँ पर भी चामुंडा माता मंदिर बना हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो ये पीछे देखिए, पूरा ही जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत पुराने समय का लगता है। ऐसा नहीं लगता जैसे आज हमने मेहरानगढ़ फोर्ट भी देखा, मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो इसके बाद बना है। तो जो मंडोर है वो अपने आप में ही बहुत ऐतिहासिक जो है जगह है। और कई सारे राजाओं के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। सभी राजाओं ने अपने हिसाब से इस गार्डन को सजाया है, उसका निर्माण कराया है। किसी ने यहाँ पे मंदिर बनवाया और जिसको जैसी ज़रूरत लगी उस हिसाब से ये सारी चीज़ों का जो है वो निर्माण करते चले गए।
अभी यहाँ पे कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर से कैसा जो नज़ारा है वो मिलता है। तो ऊपर चल रहे हैं। देखिए एकदम ओल्ड टाइम के जो कंस्ट्रक्शन है वो है। इसकी तो अभी छत भी बाकी नहीं है, या पता नहीं छत थी भी या नहीं, किस चीज़ के काम आता था ये पता नहीं, लेकिन एक कमरे के जैसा है मुझे लग रहा है। देखिए इस तरफ। और ये किला इतना ज़्यादा पुराना है कि इसकी अब छत भी नहीं बची है। यहाँ पर देखने के लिए बस ये छोटी छोटी दीवारें ही मौजूद हैं। कितनी ऊपर जाना है ये तो नहीं पता। पूछते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, शायद ये लोकल हैं, घूमने आते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस किले के एकदम ऊपर में आ गया हूँ, और उधर वहाँ से हम आए चलकर चामुंडा माता मंदिर, और इधर कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। इस किले के पीछे का जो एरिया है वहाँ पर आपको एक बड़ा सा जो पहाड़ है वो नज़र आ रहा है। वहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है, कुछ लोग वहाँ पर भी चढ़कर जा रहे हैं। तो वहाँ उस रोड से मैं नीचे से ऊपर तक चढ़ के आया हूँ, और काफ़ी ऊपर अभी भी जाना है। इधर भी है जो रास्ता है चढ़ने का, तो देखते हैं ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ से उस पॉइंट से कैसे नज़ारे मिलते हैं। बिल्कुल जो मंडोर वाला जो पुराना किला है उसके ऊपर हम आ गए हैं, और इस किले के एकदम टॉप पे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ घूम रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उधर वो चामुंडा माता का मंदिर है, और इधर यहाँ से पूरा जो मंडोर गार्डन है उसका जो नज़ारा है वो दिखाई देता है। वो जो गेट है वो म्यूज़ियम है। अगर आप म्यूज़ियम में भी एंट्री करना चाहते हैं तो म्यूज़ियम को देख सकते हैं। बाकी ये पूरा जो नज़ारा है वो मंडोर गार्डन से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वहाँ पे वो छतरियाँ हैं। तो मंडोर गार्डन जो है, इसके अंदर का जो किला है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पुराना है। मतलब यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो एकदम दूसरे किलों से अलग है, क्योंकि आपने जितने भी किले देखे हैं उनका कुछ न कुछ हिसाब किताब है कि वो कब बने थे, क्या हुआ था। इसमें बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि किसी भी एक राजा के शासनकाल में इसका निर्माण नहीं हुआ है, और उससे भी राजाओं के शासनकाल से भी हो सकता है पहले से हो। तो बस इस किले से मैं बाहर ही निकल रहा था, तभी मुझे ये कुछ बच्चे नज़र आए, और शायद ये लोकल हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक गुफ़ा भी है। तो बोल रहे हैं कि चलो भी आपको गुफ़ा दिखाते हैं। मैंने कहा चलो। तो बस उसी गुफ़ा को देखने के लिए हम जा रहे हैं, और बस थोड़ी देर में वहाँ पर हम पहुँचेंगे। वो है तो ये कुछ बच्चे मिले हैं मुझे, और इस गुफ़ा में लेकर जा रहे हैं। ये पीछे जो गुफ़ा है वो है, और उसके अंदर हम चलते हैं। अभी चलते हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। चलो रास्ता बताओ मुझे कैसे निकलेंगे यहाँ से। तो इस गुफ़ा के अंदर हम अभी जा रहे हैं। लाइट चालू करो। क्या ये बहुत अंधेरा गुफा है। तो गुफ़ा में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लाइट चालू करने की कोशिश करता हूँ। लाइट चालू, रुक जाओ, लाइट चालू कर लिया है मैंने। और ये यहाँ एक मंदिर है, अंधेरा है और बहुत कम रास्ता, ये छोटी सी जगह से निकलना है। यहाँ एक मंदिर है, ये एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, ये मंदिर है, और एक छोटा सा जो रास्ता है ना, यहाँ से निकलना है। तो यहाँ से चलो एक दो लोग निकलो, एक दो जगह निकलने, यहाँ से निकलना है हमें। तो ये गुफा के अंदर से जो बच्चे हैं, तो ये जो रास्ता है यहाँ से निकलना है। इधर भी थोड़ा सा वेंटिलेशन है, और यहाँ से अभी हम निकलेंगे इस मंदिर के अंदर से। जो रास्ता गया हुआ है इसके अंदर से निकलते हैं, और धीरे धीरे निकलकर मैं जा रहा हूँ। आप देख लो, बहुत ही सकरा रास्ता है यार ये, यहाँ से निकल पाना, और धीरे से आपको फिर यूँ ऊपर उठना पड़ता है। तो ये गुफा थी, देखिए बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस है। अगर ये लोग नहीं मिलते मुझे, नहीं ठीक है, ये लोग मुझे नहीं दिखाए मिलते तो मुझे इस गुफ़ा के बारे में पता नहीं चलता। हालांकि मैंने देखा था कि गुफ़ा है कहीं पे, लेकिन मुझे मिली नहीं थी। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन बच्चों का, इन्होंने मुझे यहाँ पर ये गुफ़ा दिखाई।
हम और मैं अकेला होता तो मैं शायद ही यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे हमारे। मेरा नाम निर्मल है। अच्छा, मैं अगर ये बच्चे नहीं होते तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाता, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा था कि किसी को भी डर लगता अंदर जाने के लिए। इसलिए हम तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आए और इनकी हेल्प से हम इस गुफा को विज़िट कर पाए। बहुत अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं नज़र आता। अभी मैं फ़िलहाल उस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि दूसरे जो गार्डन है वो भी देखना है। किला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, और अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो जो रास्ता ये जा रहा है ये आपको ऊपर लेकर जाता है। और मंडोर गार्डन को एक्सप्लोर कर लेने के बाद अब हम जा रहे हैं ब्लू सिटी। जोधपुर के अंदर अब मैं ब्लू सिटी के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो नज़र आ रही है। अलग अलग तरह की जो पेंटिंग्स है, ब्लू कलर की वॉल है, और उन वॉल्स के ऊपर कुछ इस तरह की जो पेंटिंग्स है आपको नज़र आती है। चाहे आप किसी भी तरफ चले जाए, आपको सभी दूर इसी तरह की जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलेगी। उधर उस वॉल पे भी अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो बनी हुई है। ये देखिए, इस तरह की जो पेंटिंग्स है वो की गई है, और आगे भी पूरा इस तरह का जो गलियारा है वो बना हुआ है। तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे, और इधर फोर्ट है, यानी कि आप इस तरफ अगर देखोगे तो ऊपर जो है ये मेहरानगढ़ फोर्ट ही है, और फोर्ट के जस्ट पीछे जो ब्लू सिटी है वो बनी हुई है। तो ब्लू सिटी के अंदर कुछ इसी तरह की जो गलियां हैं वो बनी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और ये जो गलियां हैं ये आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे जो गली है वो कितनी सकरी है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के कुछ बच्चे हैं जो हेल्प कर देते हैं। आपको कुछ फ़ीस देना पड़ती है ना, आप इन्हें वो फ़ीस पे कर दीजिए, और ये आपको आराम से इस जगह पर लेकर आ जाते हैं। तो जो गलियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा सकरी हैं, और यहाँ पर ये जो फ़ोटो स्पॉट के जो पॉइंट बने हुए हैं इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से देख रहा था। लेकिन ये देखिए पीछे जो गली है वो भी बहुत छोटी है, और तो ब्लू सिटी में भी मैंने जो है लिफ्ट ले ली है, और किसी ने मुझे बताया कि सिटी पुलिस थाने के पास और ज़्यादा जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलेंगी। तो भैया से मैंने पूछा तो ये पास में ही है, ये पेंटिंग है। हाँ, ये पेंटिंग थाने के पुलिस थाना जो ये रहा इसके अलावा भी मतलब सिटी पुलिस थाने के सामने मेरे को बोला था कि गली जा रही है, उसमें वो सामने ये वाली गली। तो सिटी पुलिस थाने के सामने वाली जो वॉल है उसके सामने बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो की गई है, और देखिए जो वॉल्स हैं पूरी तरह से उनको पेंट किया गया है, पूरी तरह से ब्लू घर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है, और 6G लिखा हुआ है। ये सारी जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर पूरी तरह से ब्लू है, और बहुत सारे फ़ोटो स्पॉट हैं यहाँ पर। आपको आसानी से मिलेंगे नहीं ये सारे फ़ोटो स्पॉट, ये आपको इसके लिए यहाँ पर जो लोकल बच्चे हैं उनकी हेल्प लेना पड़ेगी। उसके बाद ही आप ये सारी जगहों पर जो है फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नीचे भी पेंटिंग कर दी गई है, फ्लोर पे भी, वॉल्स पे भी, सब पर पूरी तरफ जो पेंट है वो किया गया है। तो घर जो है बड़े ही शानदार बने हुए हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ये वॉल देखिए पीछे। तो ये जो एरिया है ना राजस्थान, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। उस समय गर्मी से बचने के लिए घरों के ऊपर वाइट कलर के जो पेंट हैं वो कर दिए जाते थे। लेकिन क्या होता था कि जब धूप बहुत ज़्यादा पड़ती थी, पेंट पुराना हो जाता था, तो जो वाइट कलर का जो पेंट होता था वो पीला पड़ने लग जाता था। तो फिर किसी ने राजा को सलाह दी ये कि वाइट कलर के अंदर थोड़ा सा नील मिला दिया जाए, या कुछ नीला कलर डाल दिया जाए, तो जो कलर है वो पीला नहीं पड़ेगा। तो बस वहीं से ये जो नीला पेंट है उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट थे फ़ोटो वाले वो सारे मैंने कैप्चर कर लिए हैं। अब ये भैया जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि पचेतिया हिल की तरफ जाइए, वहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर पेंटिंग्स की गई हैं। तो पेंटिंग्स यहाँ पर की गई हैं, और अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए पीछे जो है पुलिस स्टेशन है, और जोधपुर में यहाँ पर जो है ना जो लोग जो हैं वो रह रहे हैं, साथ में रेस्टोरेंट, घर वगैरह सब कुछ है। और
नीला पेंट करने के पीछे भी जो है यहाँ पर एक पीछे कहानी छुपी हुई है। जो तो देखिए यहाँ पर जो लोगों के घर है ना, वो आम घर बने हुए हैं। देखिए पूरी तरह से ब्लू शेड है यहाँ पर, और कितना खूबसूरत लगता है, कितना सिंपल पेंट है। और पूरा ये घर जो है वो ब्लू लग रहा है। तो यहाँ पर ब्लू कलर का पेंट तो है ही, लेकिन क्या है कि गीला हो जाने के कारण इसका जो शेड है वो डार्क ब्लू हो गया है। तो पूरा ब्लू है, और ऊपर जो है वो पचातिया हिल्स जो है वो बनी हुई है। तो ऊपर चलते हैं हम, और कहानी मैं ही बता रहा था आपको, जो राजा की मैंने बताई थी। मेरे चैनल का नाम है योग यात्री। हाँ, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी, हाँ आ जाओगे, हाय कर दो। बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, रास्ता बता रहे हैं मुझे। यहाँ पे पचेतिया हिल्स है, जो कि उधर है उस तरफ जो सनसेट पॉइंट है ना वो बना हुआ है। तो आप ब्लू सिटी को विज़िट करने के बाद पचेतिया हिल्स जा सकते हैं। और ये बच्चे जो हैं वो ब्लॉग में आना चाहते हैं और मेरे चैनल का नाम पूछ रहे हैं, मुझे रास्ता भी बता रहे हैं, मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया मुझे राजस्थान की इस अपनी ट्रिप पर। इससे पहले मैं उदयपुर में था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की। और अब ये बच्चे देखिए मेरे पीछे चल रहे हैं और मुझे पचेतिया हिल्स का जो है वो रास्ता बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन दीवारों पर चारों तरफ पेंटिंग है, ब्लू है पूरा, और ये ब्लू कलर बहुत शांति देता है। मेरे जैकेट से भी मैच हो रहा है। अब ये यहाँ से मैं पचेतिया हिल्स के लिए जा रहा हूँ। तो ऊपर बाय, थैंक यू सो मच। तो ये बच्चे थे, इन्होंने मुझे रास्ता बताया। और अब पचेतिया हिल्स जो कि एक सनसेट पॉइंट है, आप यहाँ पर आके अच्छे नज़ारे देख सकते हैं। और ऊपर जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो ये पचेतिया हिल करके जो जगह है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो कुछ इस तरह से जो ब्लू सिटी है उसका नज़ारा आपको देखने को मिलता है। पीछे पूरी ब्लू सिटी है, इधर भी एक जो गली है वो गई हुई है इस तरफ। और यहाँ पर भी बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो की गई हैं। तो इस तरफ भी इस गली में पूरा जो पेंट है ब्लू कलर का, और दीवारों पर जो पेंटिंग है वो की गई है। तो आगे जो है एक मंदिर है, और मंदिर को देखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बस ये पॉइंट ख़त्म ही हो गया। आप ये समझिए कि यहाँ से जो सिटी का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं पूरी तरह जो ब्लू सिटी है वो नज़र आती है। साथ ही इधर भी दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग्स है वो की गई हैं। तो पेंटिंग्स कलर अपने आप में बहुत यूनिक है। जब आप यहाँ पर आएंगे तभी आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे। और जोधपुर सिटी के कलर से मेरा जैकेट का कलर भी मैच हो गया है पूरा। आप देखिए वैसे ही जैकेट लग रहा है, वैसे मैंने ये सोच के नहीं ख़रीदा था इसे। और यहाँ से भी जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो दिख रहा है, पीछे जो है वो मेहरानगढ़ फोर्ट है। और इधर जो है ब्लू सिटी है, पूरा जो नज़ारा है आपके सामने है। तो ब्लू सिटी को लगभग हम पूरा घूम चुके हैं अब। और जोधपुर की जो ये ट्रिप है वाकई बहुत शानदार रही है। इधर मेहरानगढ़ फोर्ट जैसा फोर्ट मैंने नहीं देखा है, बहुत ही यूनिक है अपने आप में, बहुत ऊंचाई पर है। ऊपर जो है चामुंडा माता मंदिर है, शायद आरती हो रही है, और आरती की जो आवाज़ है वो भी आ रही है, और कोई बेल जो बजा रहे हैं उसकी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही है। तो यहाँ से तो एकदम अलग ही जो नज़ारा है वो आपको दिखेगा मेहरानगढ़ फोर्ट का। चलो अब आगे चलते हैं। तो बस जैसे ही आप पचेतिया हिल्स के ऊपर आते हैं, और जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर जो एंड पॉइंट है वहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के पास भी अगर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नज़ारे यहाँ से मिलते हैं। आप फ़ोटोज़ वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो दिख रहा है, ले सकते हैं। तो चलिए अब इस जोधपुर ट्रिप को करते हैं यहीं पर ख़त्म, इस ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद अब मैं जाने वाला हूँ जैसलमेर, और कल मुझे निकलना है जैसलमेर के लिए।
तो जैसलमेर के लिए अब मैं निकलने वाला हूँ और जैसलमेर की सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा।